Hello everyone, myself Dr. Anurag Verma, Assistant Professor in Institute of Engineering and Technology, Lucknow. Today I am here to present lecture number 4 on unit 3rd transformers. In previous lecture, lecture number 4, we have discussed basic principle of transformer, basic principle of transformer, basic principle of transformer. In that we have seen how म्यूचुअल इंडक्शन वर्क्स, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन की बात की थी। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो दो कॉइल थी, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल थी, वो आपस में किस तरीके से लिंक थी। और मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया हुआ था कि जो कॉइल है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है, वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपस में इनका कनेक्शन है ट्रांसफार्मर में, जब ट्रांसफार्मर ड्रॉ करेंगे तो उसका जो सर्किट देखेंगे तो इनके बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश है वो कनेक्शन है मैग्नेटिक, ठीक है। तो मैग्नेटिकली कपल्ड है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं है। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना था कि बेसिक प्रिंसिपल में और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो तो चलो ठीक था कि आप लोगों ने प्रिंसिपल देखा, म्यूचुअल इंडक्शन था कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए कि दो कॉइल होनी चाहिए, ठीक है, टाइम वेरिंग फ्लक्स चाहिए वहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ दिस चेंजिंग फ्लक्स गेट्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द कोर, ठीक है। ड्रॉ कर लेता हूँ तो थोड़ा आसानी होगी आप लोगों को समझने में। ये यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी और ये कोई भी क्या है, लोड को कनेक्ट किया हुआ, ये क्या है, लोड है, ठीक है। ये मैं लोड कनेक्ट कर देता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स लगाया है ये है, ठीक। अब इसके जो टर्न्स हैं वो क्या है, वो क्या है, N2 सेकेंडरी के लिए, ठीक। इसके जो टर्न है प्राइमरी साइड के लिए वो क्या है, N1 है। आप लोग NP N1 लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस चीज़ के लिए। और ये क्या है, सोर्स लगाया हुआ है यहाँ पे, यस, करंट फ्लो करेगी I1, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, जब करंट फ्लो करेगी तो इस कॉइल में क्या आ जाएगा, इस कॉइल में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ये जो दोनों कॉइल हैं आपस में क्या है, मैग्नेटिक कपल्ड है, तो इससे किससे लिंक होंगी, इससे लिंक होंगी, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया था M12 इस तरीके से कि 1 की वजह से 2 में, ठीक है। अब क्या है कि ये जो टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा इसकी वजह से क्या है कि इस सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा बच्चे, EMF इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से करंट I2 निकल के आएगी और ये E2 हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या है, E1 हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें डिस्कस की। तो जो वोल्टेज लेवल चेंज बट फ्रीक्वेंसी दैट इज टाइम पीरियड रिमेन्स सेम, यहाँ पे क्या है जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, तो उसमें क्या है, मैं फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आप वोल्टेज लेवल का चेंज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेप अप कर रहे हो चाहे वो आप स्टेप डाउन कर रहे हो। बट जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में होता क्या है, 1/T, ठीक है, 1/T टाइम पीरियड। तो ये फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। कोई अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन करता है कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या बोलेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जो कि टाइम, जिसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, वो रिमेन्स सेम, ठीक है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू वाइंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, वो डिस्कस कर लिया। अ सिंपल ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कॉल्ड द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, वो भी आप लोगों को बता दिया। एनर्जी इज कपल्ड बिटवीन द वाइंडिंग बाय द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दैट पासेस थ्रू का मतलब जो इनके बीच में लिंक है उसकी बात कर रहे हैं, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो ये थोड़ी सी बेसिक प्रिंसिपल्स वाली बातें थी। अब इसी बेसिक प्रिंसिपल में क्या है, थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका क्या है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में जो लिंक हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्लक्स था, फ्लक्स की वजह से EMF आया, EMF की वजह से
बाकी चीजें आपको देखने को मिली। तो अब क्या है कि एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स लिंक दिस फ्लक्स, कौन से फ्लक्स की बात, जो आपका प्राइमरी वाला था, तो प्राइमरी वाला किससे लिंक था, सेकेंडरी से लिंक था, ठीक है। किसकी हेल्प से, ये जो यहां पे क्या थी, ट्रांसफार्मर की कोर बना रखी थी उसकी वजह से, ठीक है। तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दीज वाइंडिंग्स, ठीक है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो भाई यहां पे भी तो फ्लक्स है, फिर वापस से क्या होगा कि वो इससे भी लिंक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो अब क्या है कि वो जो इस सेकेंडरी साइड से, इस सेकेंडरी साइड से वो प्राइमरी वाले का क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ठीक है। एंड दिस अपोजेस द सप्लाई वोल्टेज। भाई आप यहां पे तो क्या है कि कोई पर्टिकुलर सप्लाई वोल्टेज लगा रहे हैं ना, जिसकी वजह से इस प्राइमरी वाली कॉइल में क्या है, करंट फ्लो कर जाए। लेकिन आपके ऐसा करते ही, जैसे ही आपने यहां पे प्राइमरी सोर्स लगाया, लगाने के बाद इसमें करंट फ्लो हुई, करंट के बाद यहां पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिली, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स, फ्लक्स लिंक हुआ सेकेंडरी से, सेकेंडरी में जैसे ही लिंक हुआ वहां पे क्या हुआ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब ईएमएफ जब प्रोड्यूस हो गया तो वहां भी तो एक सोर्स मिला कि नहीं मिला, जब वो सोर्स मिला तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी तो क्या होगा कि वापस से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फ्लक्स देखने को मिलेगा, जो किसका अपोज करेगा, प्राइमरी वाले का अपोज करेगा, ठीक है। तो लेंज ने भी तो यही चीज बताई थी कि एंड दिस अपोजेस द सप्लाई वोल्टेज, जो कि लेंज लॉ ही है, एंड हेंस कॉल्ड बैक ईएमएफ। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैक ईएमएफ, ठीक है। दिस बैक ईएमएफ रेड्यूसेस द इनपुट करंट एज पर द रिलेशन, ठीक है। तो I1 जो है एक्चुअली में I1 की वैल्यू क्या है, I1 इक्वल टू जो V1 जो टर्मिनल वोल्टेज थी, या सप्लाई वोल्टेज बोल सकते हैं VS, या कुछ बुक्स इसको BT भी लिखती हैं, क्या V1 भी लिख सकते हैं, माइनस E1, ठीक है, जो EMF प्रोड्यूस हो, माइनस E1 अपॉन Z1, जो क्या है आपका इंपिडेंस है। इंपिडेंस का मतलब क्या है, R प्लस यहां पे जो इंडक्टेंस रिएक्टेंस था, किसका रिएक्टेंस, ऑफ इंडक्टर, क्योंकि ये कॉइल है ना, तो कॉइल का अपना भी तो खुद का कुछ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इसका क्या है, रिएक्टेंस, तो क्या मिलके बना, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, इंपेडेंस, दैट इज इक्वल टू R प्लस JXL, ठीक। तो I1 क्या है, प्राइमरी करंट है, B1 सप्लाई वोल्टेज है, E1 बैक ईएमएफ हो गया, ठीक है। जो बैक ईएमएफ ये आया किसकी वजह से, ये आया सेकेंडरी की वजह से, ठीक है। Z1 प्राइमरी इंपेडेंस, और नीचे क्या है, करंट इन द सेकेंडरी विल फ्लो इफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज क्लोज्ड। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे क्या है कि ये ओपन सर्किट हो तब तो चलो कोई बात नहीं, तब तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या है, कोई लोड आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सर्किट क्लोज हुआ तो फिर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो वापस से बाकी की सारी चीजें आपको फिर से वही देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से ये बैक ईएमएफ आपको मिल जाएगा। अब आते हैं, जो मैंने बताया था लेक्चर 4 में, यही बताया था कि ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता, सिर्फ किसके लिए काम करता है, एसी क्वांटिटी के लिए काम करता है, ठीक है। तो क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट करेगा, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन ये है कि जो ट्रांसफार्मर एक्शन होता है दैट डज नॉट टेक प्लेस विद अ डायरेक्ट करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। आप लोगों ने देखा होगा जब सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे तो एसी और डीसी में हम लोगों ने क्या है, कंपैरिजन किया था, ठीक है। तो एसी डीसी का जब कंपैरिजन किया था तो वहां सबसे पहले यही बताया गया था कि एसी के केस में जो क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, टाइम वेरिंग होता है, ठीक है। तो आपने जो वेवफॉर्म ड्रॉ की थी वो इस तरीके से कि एक टाइम पे क्या है कि मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है, फिर मैग्नीट्यूड क्या है, डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, तो मतलब वो टाइम वेरिंग मैग्नीट्यूड था। लेकिन डीसी के केस में क्या है कि टाइम के साथ साथ जो उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा तो आप कहां से लेके आओगे, टाइम वेरिंग फ्लक्स। अब जब टाइम वेरिंग फ्लक्स आपके पास नहीं होगी तो वहां पे क्या है कि आपका जो ट्रांसफार्मर एक्शन है, ट्रांसफार्मर एक्शन के लिए d∅dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब ये देखने को नहीं मिलेगा तो कोर क्या हो जाएगी, कोर में आएगी सैचुरेशन। अब जब कोर में सैचुरेट हो जाएगी तो वहां पे क्या है कि कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। तो वही रीजन लिखा हुआ है, बिकॉज विद डीसी प्राइमरी करंट द फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कोर इज नॉट ऑल्टरनेटिंग बट इट इज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कुछ ना कुछ होगी, वैल्यू होगी, बट वो कांस्टेंट होगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक टाइम वेरिंग फ्लक्स, ठीक।
एज देर इज नो चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज विद द सेकेंडरी वाइंडिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज 0। ठीक है, तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इफ डीसी इज सप्लाइड टू प्राइमरी देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर सैचुरेशन। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आप डीसी अप्लाई कर देंगे प्राइमरी पे तो वहाँ पे क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो हो सकता सैचुरेट हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है या वर्किंग प्रिंसिपल है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और आपका सेकेंडरी साइड में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इफ कोर सैचुरेट्स, ठीक, अगर ऐसा हो जाता है, कोर सैचुरेशन हो जाए तो इफ कोर सैचुरेट्स द प्राइमरी विल ड्रॉ एक्सेसिवली लार्ज करंट। ठीक है, देयरफॉर एप्लीकेशन ऑफ डीसी शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो वहां पे एक्सेसिवली जब लार्ज करंट होगा तो जब करंट की वैल्यू बढ़ जाने से कॉइल क्या हो सकता, डैमेज भी हो जाए। तो प्राइमरी वाइंडिंग में बर्न आउट ड्यू टू द एक्सेसिव करंट। और रीजन के लिए मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है, Z इक्वल टू क्या है, R प्लस जे एक्सएल है। ठीक है, ओम्स में। अब F की वैल्यू क्या है, आप भाई फ्रीक्वेंसी डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम के साथ वेरी तो कर नहीं रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गई 0। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी जब 0 हो गई तो एक्सएल क्या होता है भाई, आपने अभी लिखा Z इक्वल टू R प्लस जे एक्सएल, ये लिखा। ठीक है, अब ये क्या है, रिएक्टेंस है, किसका रिएक्टेंस है, कॉइल का। तो यहां पे एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल। एफ क्या होता है, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसको जरा कर दो 0, एफ की वैल्यू को कर दो 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, एक्सएल हो गया 0, तो ये कंपोनेंट तो 0 हो गया। ठीक है, तो Z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, Z इक्वल टू R हो गया। ठीक है, अब I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। अब I इक्वल टू V अपॉन R, तो Z इक्वल टू अगर R है तो R क्या है, R अगर इंक्रीज करेगा तो I क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन वही R अगर मिनिमम हो तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ पे पहले क्या था, पहले कुछ ना कुछ रिएक्टेंस उसको मिल रहा था, लेकिन अभी ये वाला तो 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया तो Z की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, भाई एक कंपोनेंट अब मिसिंग है, 0 है। तो अब ये जो पहले टोटल वैल्यू थी, अगर इसमें से कुछ हट जाता है, कुछ पार्ट अगर रिमूव कर देते हैं तो Z क्या हो जाएगा, Z मिनिमम हो जाएगा। अब जब Z मिनिमम हो गया तो यहाँ पे क्या है कि R आपका है वो मिनिमम, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में बर्न आउट ड्यू टू एक्सेसिव करंट। तो ये इसका रीजन होता है बच्चे एक्चुअली में कि ट्रांसफार्मर जो है डीसी पे ऑपरेट करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की जब बात करें तो कई सारे मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन इस पे आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट बुक्स में या इंटरनेट पे आप लोगों को। लेकिन जो आप लोगों के सिलेबस में है वो आप लोगों के सिलेबस में आप लोग स्पेसिफिकली लिखा हुआ देखेंगे कोर टाइप, सेल टाइप। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, वेरी टाइप, जो बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन मतलब बताने के लिए है कि वेरी टाइप का भी एक ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, कि डिजाइन के बेसिस पे ये कोर टाइप, सेल टाइप, वेरी टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होता है, एप्लीकेशन के बेसिस पे होती है टाइप्स होते हैं। तो यहाँ जो आपके सिलेबस में वो सिर्फ किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन। द ट्रांसफार्मर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट द कोर एंड द वाइंडिंग एज फॉलोज। ठीक है, तो फर्स्ट वन में क्या है कि कोर टाइप, दूसरा है सेल टाइप एंड थर्ड वन इज वेरी टाइप। लेकिन आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो क्या है, कोर टाइप एंड सेल टाइप हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि कोर और वाइंडिंग हमें देखनी है सिर्फ। ठीक है, जो दोनों आपके कोर टाइप, सेल टाइप लिखे हुए हैं, इसमें क्या है हम जो देखेंगे वो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जब डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें सिर्फ क्या है, इनका अरेंजमेंट देखना है कि कोर का अरेंजमेंट कैसे होता है या वाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, द मैग्नेटिक कोर इज ए स्टैक ऑफ थिन सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस अबाउट 0.35 mm थिक फॉर 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअली में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो आप कोर बनाते हैं,
ठीक है, ट्रांसफार्मर की कोर होती है, उसी के ऊपर क्या होता है, प्राइमरी और ये सेकेंडरी इस तरीके से। तो ये जो कोर होती है, कोर किस तरीके से बनाते हैं, तो कोर में क्या है, इस मैग्नेटिक कोर में क्या है कि आप सिलिकॉन स्टील लेते हैं। कौन सा मटेरियल लेंगे, सिलिकॉन स्टील मटेरियल लेते हैं। सिलिकॉन स्टील मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और इसमें क्या है कि जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं वो सबसे कम होते हैं। तो कई सारी ऐसी क्या है कि प्लेट्स टाइप में होती है, इस तरीके से आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से प्लेट्स होती हैं, ठीक, ये प्लेट्स क्या है, अब इसके ऊपर क्या है, ढेर सारी ऐसे प्लेट्स को इकट्ठी करते जाते हैं और उनकी क्या कर देते हैं, आपस में क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक कोर इज ए स्टैक ऑफ थिन सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस अबाउट 0.35 mm थिक फॉर 50 हर्ट्ज। मतलब अगर आपको 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है तो आपको क्या है कि थिकनेस कितनी लेनी पड़ेगी, थिकनेस लेनी पड़ेगी 0.35 mm की थिकनेस, ठीक। इन ऑर्डर टू रेड्यूस द एडी करंट लॉसेस दीज लैमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय ए थिन लेयर ऑफ वार्निश, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसका क्या है, नाम दिया हुआ है वार्निश। उसका क्या है कि जो भी आपने क्या ली है, प्लेट्स ली हुई हैं एक दूसरे से लैमिनेट करने के लिए, तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे से इंसुलेटेड भी होती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि एडी करंट जो है वो एडी करंट वहां पे आपको क्या मिले, ना देखने को मिले। तो जो एडी करंट लॉसेस होते हैं वो इसी के बीच में होते हैं, ठीक है। जो करंट फ्लो जब करती है तो उसमें क्या है, वो सर्कुलेटिंग फॉर्म में करंट क्या है, सर्कुलेट करती रहती है, तो वो होती हैं एडी करंट लॉसेस। अब ये आपके सामने डायग्राम है कोर टाइप ट्रांसफार्मर का, ये रियल डायग्राम है, ये रियल फिगर है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि आपको सिर्फ क्या देखना है डिजाइन पार्ट में, आपको कोर देखनी है, ठीक है, और क्या देखना है, आपको वाइंडिंग देखनी है, और या तो फिर आप क्या बोल सकते हो, कॉइल भी बोल सकते हो, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी कोर, ठीक। ये आपकी मैंने जो रेड से मार्क की है वो क्या है, कोर है, ठीक है। ऐसे ही मैं ब्लू से मार्क करने जा रहा हूं, ये ब्लू से जो मार्क की, ब्लू या ब्लैक, ये वाला जो पार्ट है ये है वाइंडिंग्स, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस तरीके से आपने एक कोर सेलेक्ट की पहले, ठीक है, क्या सेलेक्ट कर लिया, एक कोर इस तरीके से आपने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, ये कोर है। अब इसी के ऊपर ये वाइंडिंग है, ये क्या है, ये वाइंडिंग है, ठीक है। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स, अब इसमें क्या है, आप अगर देखेंगे ये बिल्कुल क्या दिख रहा है, एक विंडो की तरह दिख रहा है। इस विंडो पे में ही हमने क्या किया है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और इस तरीके से ये दूसरी वाली जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग मार्क कर दी। तो ये तो हो गई कोर और ये हो गया आपका, ये हो गई वाइंडिंग, या तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, इसको कॉइल भी बोल सकते हैं। तो ये अपना क्या है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन जब सेल टाइप का आप देखेंगे, सेल टाइप में क्या है कि बीच में क्या है, इस तरीके से सैंडविच जैसा पार्टीशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कोर किस तरीके से है, अब कोर क्या है, पहले क्या थी, सिर्फ ऐसे इस तरीके से, उसमें कोई भी पार्टीशन नहीं था। अब इसमें क्या है कि एक ये पार्टीशन है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, इसी लिम्ब के ऊपर आपने क्या कर रखी है, वाइंडिंग कर रखी है, इस लिम्ब के ऊपर वाइंडिंग है, ठीक है। तो अब इसमें क्या, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट विंडो ये और ये सेकंड विंडो देखने इस तरीके से, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन है, और ये रियल इमेज भी आप देख सकते हैं, ये वाला, ये हो गई कोर, ठीक है, ये कोर है। और इसी के बीच में क्या है, लिम्ब होगी, उसी लिम्ब के ऊपर ये क्या है, कॉइल्स हैं, जो ब्राउन कलर के आपको दिख रहा है, ये कॉपर वायर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। अब डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। द कोर हैज ओनली वन विंडो, कोर टाइप में क्या दिखाया था, कोर में क्या थी, सिर्फ एक विंडो थी, लेकिन सेल टाइप में आप लोगों ने देखा दो विंडो, ठीक है। वाइंडिंग एनसर्कल्स द कोर, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा था किससे, कोर टाइप के लिए, ठीक, एक विंडो थी। अब जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग क्या है, इस कोर के ऊपर है, एनसर्कल्स द कोर, ठीक। लेकिन सेल टाइप में क्या था, सेल टाइप में इसका जस्ट अपोजिट था, ये बीच में लिम्ब थी। अब वाइंडिंग क्या थी, वाइंडिंग इसके
बीच में थी इस तरीके से, और ये फर्स्ट विंडो और ये सेकेंड विंडो थी। तो इसी वजह से क्या बोला गया कि सेल टाइप में क्या है, 2 विंडो हैं। ठीक। तीसरा, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग्स आर यूज्ड, किसके लिए, कोर टाइप के लिए। कोर टाइप में क्या है, जो वाइंडिंग यूज की है वो कौन सी है, आपकी सिलेंड्रिकल टाइप वाइंडिंग है। और इसमें कैसी वाइंडिंग दिख रही है, आप अगर देखेंगे तो सैंडविच टाइप की वाइंडिंग दिख रही है। ठीक है। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर इजी टू रिपेयर, बट सेल टाइप ट्रांसफार्मर इट इज़ नॉट इजी टू रिपेयर। आप लोगों ने रेडियो में देखा होगा, एक्चुअली में अपने चार्जर वगैरह में देखा होगा सेल टाइप ट्रांसफार्मर्स को। और उसमें क्या है कि अगर वो एक बार डैमेज हो गया तो उसमें इतनी थिन वायर होती है जो यूज़ करते हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता है कि उसको हम रिपेयर कर पाएँ। लेकिन यही कोर टाइप अगर ट्रांसफार्मर है तो कई बार आप लोग कहते हैं इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, बड़ी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो आप लोग ईजिली उसको क्या है, दोबारा से क्या है कि कॉइल को निकाल के लगा सकते हैं। फिफ्थ क्या है, बेटर कूलिंग सिंस मोर सरफेस इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। इस वाले के केस में क्या है कि जो वाइंडिंग दोनों तरफ जो लगी, प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड की, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एरिया को कवर कर रही है। जब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर रही हैं तो इनकी कूलिंग प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब बेटर कूलिंग सिंस मोर सरफेस इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या है, बाहर की तरफ है ना, तो अब क्या है कि जब ये फंक्शनिंग होगा, फंक्शनिंग के केस में क्या है, यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी तो ये इजीली ठंडा हो सकता है। लेकिन अब इसमें क्या है कि वाइंडिंग अंदर है, कोर के बीच में है वाइंडिंग, तो वहाँ पे कूलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट, ये जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन कि वेरी टाइप भी ट्रांसफार्मर होता है। अब इस वेरी टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो क्या है, आप देखेंगे तो वो पूरा क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। कोर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी कोर मिलेगी, यहाँ भी कोर है। ये क्या है, पूरी जो इसका सर्किट है वो क्या एक्चुअली में क्या है, मैग्नेटिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो कोर टाइप इज लाइक द स्पाइक्स ऑफ अ व्हील। ठीक है। जो कोर है वो किस तरीके से हैं, ऐसा लग रहा है कुछ तीलिया जैसी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो इस कलर से पिंक कलर से एरो मार्क करके लिखा हुआ क्या है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, और आपको जो ब्लू कलर है वो क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ठीक है। अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो क्या है, लो वोल्टेज, और बाहर की तरफ क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो इस तरीके से भी एक क्या है, एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, जिसका नाम क्या है, वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। These transformers are generally placed in tightly fitted sheet metal tanks. Tanks are made up of high quality steel plate formed and welded into a rigid structure. The tanks are filled with special insulating oil. All the joints are painted with light blue chalk solution, disclosing even a minute leak. ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है। जो पूछा जाएगा वो क्या है, सिर्फ आपका कोर टाइप एंड सेल टाइप, जो कि एक सिलेबस का पार्ट है। वेरी टाइप इज नॉट फ्रॉम योर सिलेबस। नेक्स्ट आते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं ट्रांसफार्मर के। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन वही जो बता रहा था अभी तक, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं वोल्टेज को, और क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ करंट इन सिंगल एंड 3 फेज सिस्टम। भाई अगर अपने को करंट का अगर मेजरमेंट चाहिए तो हम लोग क्या है कि करंट ट्रांसफार्मर का यूज करके मेजरमेंट ऑफ करंट, फिर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज इन सिंगल एंड 3 फेज सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। तो ये कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप लोग लिख सकते हैं कि इस तरीके से 5 एप्लीकेशंस, मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, मेजरमेंट ऑफ करंट एंड द फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट आपका क्या है कि ईएमएफ इक्वेशन की डेरिवेशन है कि जो ईएमएफ आप लोगों ने देखा था, ठीक है, उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कहाँ से निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।